Good afternoon, dear student. Welcome you all. Today we will discuss some more about the inverse trigonometric functions. प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे. देखिए, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है. एक बार आप फेमिलियर हो गए उससे, एक बार आपका ठीक से उससे परिचय हो गया तो आगे न्यूमेरिकल करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली. तो मैं आपसे कल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज हमने डिस्कस किए. ठीक है. अब मैंने ये भी आपको बताया कि प्रतिलोम इनवर्स किन फंक्शंस के निकलते हैं. तो हम इस बात पर पहुंचे थे कि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं, जो फलन एकैक एवं आच्छादक होते हैं, उन्हीं फलनों के प्रतिलोम निकलते हैं. ठीक है. ठीक है. अब आप देखिए, बात आती है कि क्या जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये एकैक हैं, ये आच्छादक हैं. अब आप एक चीज देखिए, यदि मैं किसी टाइम पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखूं, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और किसी टाइम पर मैं लिखूं एफ पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, पाई बाई सिक्स में 30 डिग्री, इसका मतलब हुआ साइन पाई बाई सिक्स. साइन पाई बाई सिक्स का मतलब हुआ 30 डिग्रीज. साइन 30 अंश, साइंस 30 अंश हुआ आपका 1/2. ठीक है. और यदि मैं फिर यहां पर लिखूं एफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3. ये तो आप जानते हैं एफ एक्स साइन एक्स है, तो x को यदि पाई बाई 6 रख दूंगा तो यहाँ पर x की जगह पाई बाई 6 आ जाएगा. यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 कर दूंगा तो साइन के साथ x के साथ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा. सीधी सीधी बात है. अब इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, इस फॉर्मूले को आप जानते हैं पहले. साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कॉस थीटा होता है. तो साइन पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस समथिंग, तो कॉस आ जाएगा ये कॉस पाई बाई 3. कॉस पाई बाई 3 का मतलब हुआ पाई, पाई मतलब 180. 180 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2. अब आप देख रहे हैं कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू भी कितनी 1/2, और साइन, इसको मैं यदि सॉल्व कर लूं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 को, तो कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बाई 6 हो गई, 5 पाई बाई 6. ठीक है. 90 प्लस 60, हाँ ठीक है, 5 पाई बाई 6, ये भी आपका 1/2 आ गया. ठीक है. कहने का मतलब हुआ यदि कहीं मैपिंग बनाते हो तो पाई बाई 6 भी कहाँ मैप हो रहा है 1/2 पर, और 5 पाई बाई 6 की वैल्यू भी 1/2 पे जा रही है. ठीक है. और ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन 2x प्लस 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 4 पाई प्लस x इज इक्वल टू अगेन साइन एक्स, साइन 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 4 पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 6 पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 8 पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स. ये तो चलता रहेगा. कहने का मतलब
साइन एक्स तो ठीक है, और साइन 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स है, साइन 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स है, साइन 6 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स है। मतलब साइन 2 पाई प्लस एक्स पर भी वही वैल्यू है, 4 पाई प्लस एक्स पर भी वही वैल्यू है, 6 पाई प्लस एक्स पर भी एक ही मान है। तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? ये फलन कहलाएंगे बहुएक। ये तो बहुएक हो गए। अब जब बहुएक हो गए तो तब साइन का प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा। ऐसी कॉस का है, साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस या कॉसेक। आप इस बात को जानते होंगे कि साइन कॉस सेक और कॉसेक ये फंक्शन आपका एवरी 2 पाई इनकी वैल्यू रिपीट होती है। जैसे जो साइन 30 अंश का मान होगा वही साइन 2 पाई प्लस 30 अंश का होगा, वही साइन 4 पाई प्लस 30 अंश का होगा, वही साइन 6 पाई प्लस 30 अंश का होगा, चलता रहेगा आगे। कॉस 30 अंश का जो मान होगा वही 2 पाई प्लस 30 का होगा, वही 4 पाई प्लस 30 का होगा, वही 6 पाई प्लस 30 का होगा। ऐसे इनके साथ भी होता है। और टेन एक्स और कॉट एक्स कोई फंक्शन है, ये एवरी पाई के बाद रिपीट होते हैं। मतलब जो 10x की कोई वैल्यू, माना 1030 कोई वैल्यू है, 1030 की आपने वैल्यू निकाली, 1030 कितना होता है? 1/√3 होता है। तो 10 पाई प्लस 30 वो भी 1/√3, 10 2 पाई प्लस 30 वो भी 1/√3, 10 3 पाई प्लस 30 वो भी 1/√3। मतलब प्रत्येक पाई के बाद इनमें ए क्या होता है? मतलब वही वैल्यू जो फिर लेता है। जैसे आपने देखा ना, पीरियोडिक फंक्शन है, माना जैसे ये कोई ऑसिलेशन हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक, तो इधर से आए यहां, फिर वहां, फिर वैल्यूज आए सेम कि नहीं, वही वैल्यू रिपीट हो रही कि नहीं हो रही। तो ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। कौन से? साइन से लेकर के कोसेक तक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या पर एक सर्टेन इंटरवल ये वैल्यूज फिर रिपीट होती हैं, और ऐसी स्थिति में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बहुएक, एक ना हो करके बहुएक बन जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो साइन एक्स से कॉसेक एक्स का आप इनवर्स फंक्शन निकाल ही नहीं सकते, उनके प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रतिलोम फलन की कंडीशन क्या है कि फलन एक एवं आच्छादक होना चाहिए। पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं साइन एक्स से कॉसेक एक्स तक, ये आपके बहुएक हो रहे हैं, मल्टीवैल्यूड फंक्शन है। इनकी बहुत से डोमेन की किसी एक के लिए और डोमेन के कई वैल्यूज के लिए कोडोमेन में एक प्रतिबिंब होता है। तो ऐसे में इनका प्रतिलोम नहीं निकलता। इसलिए क्या किया गया कि कहीं ऐसा होगा कि हम थोड़ा इनको देख करके किसी रेंज के अंदर, किसी सर्टेन इंटरवल के अंदर साइन कॉस, टेन कॉट, कॉसेक, सेक कॉसेक एक्स कहीं इनके प्रतिलोम होंगे क्या? ऐसा कोई इंटरवल हमको मिलेगा जहां साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉसेक एक्स तक क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे, 1 1 ऑन 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मैं थोड़ा पहले साइन एक्स की बात कर लेता हूं डिटेल में। एफ एक्स आपके पास है साइन एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू, मैं इस बात को आपसे पहले भी कहा था कि साइन एक्स की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है। +1 में हो सकती है, -1 में हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि एफ साइन π/2 होता है +1, और साइन -π/2 होता है -1, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन -θ = -sin θ। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, साइन -θ = -sin θ आपने पढ़ा है। ठीक हो रहा है? ठीक है ना? तो साइन -π/2 क्या हो जाएगा?
माइनस पहले आ जाएगा, साइन पाई बाई टू आपका -1 होगा। तो यदि मैं ये करूं कि इसका x की वैल्यूज, मतलब डोमेन, x क्या देता है, डोमेन देता है, और साइन x की वैल्यू क्या देता है, रेंज देगा। ये तो परिसर बनाएगा साइन x, और x की वैल्यू क्या बनाएगा, प्रांत बनाएगा। तो वैसे तो प्रांत क्या है, आपने मैंने कल जो लेक्चर दिया था वह हमने दिया था कि साइन सच दैट आर मैप डाउन टू -1 से 1, आर मतलब सेट ऑफ रियल। वैसे तो इसकी अनंत वैल्यू आती है इस एक्स की, परंतु मैं यदि इसको एक सर्टेन इंटरवल के रूप में ले लूं, जैसे मतलब केवल इसका कौन सा वाला पार्ट ले लूं, -π/2 से π/2, केवल इतना ही इंटरवल ले लूं, तो साइन π/2 +1, साइन -π/2 भी -1, साइन π/2 +1, साइन -π/2 कितना, -1। और देखिए π/2 3π/2, साइन π/2 1, साइन 3π/2 -1, साइन 3π/2 कितना हो गया, -1। ठीक हो रहा, आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/2 3π/2 हुआ, और ये फिर माइनस साइन π/2 हो गया। ठीक है, ये फिर -1 हो गया, साइन π/2 +1, साइन 3π/2 -1। इधर मैं चले आऊं -π/2 और -3π/2, साइन -π/2 पे -1 और साइन -3π/2 पे +1। आप देख रहे हैं, इस इंटरवल में ये वैल्यूज आ रही हैं, इस इंटरवल में ये वैल्यूज आ रही हैं, इस इंटरवल में ये वैल्यूज आ रही हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आपने अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहां जो साइन एक्स कर्व होता है, अल्टरनेटिंग करंट साइन एक्स कर्व के रूप में चलती है, तो यदि आप किसी टाइम पर साइन एक्स कर्व का ग्राफ खींचें तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, यूं, इस रूप में। यहां से इनिशियल पॉइंट होगा 0, यहां पर होता है π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, यहां पर हो गया 2π। तो 2π के बाद आपने देखा होगा, आपने क्लास 11 में मैथ्स में पढ़ा हुआ है, एक कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो 2π का हुआ वो एंगल, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 2π एंगल, 2π एंगल हो गया सेंटर पर। इसका मतलब आफ्टर एवरी 2π फिर वही वैल्यूज रिपीट होती हैं। ठीक है, किसी टाइम पर मैं कहूं, ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं हमें, माना इस एंगल पे मैंने कहा है 30 डिग्री है। ठीक है, आप यदि 2π चले, 2π का मतलब घूमते 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 फिर उसी जगह पे आ गए। ठीक है, तो 2π + 30 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होना है। आपने एक चक्कर और मारा तो 4π + 30 पर भी वही वैल्यू आएगी। देख रहे हैं इसको? तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर वही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू आती है, और -π/2 और +π/2 तो बाउंड्री बना रहे हैं, साइन -π/2 -1, साइन +π/2 +1। बाकी जो वैल्यूज आती हैं +1 और -1 के बीच में, वो इन एंगलों के लिए आते हैं, मतलब -90 से +90 के बीच में। आपने 0 भी पढ़ा, 30 डिग्रीज पढ़ा, 45 पढ़ा, 60 पढ़ा, -30 पढ़ा, -40 पढ़ा, -60 पढ़ा, ये सभी इन्हीं के बीच तो आ रहे हैं। तो वहां जो वैल्यूज आती हैं उन एंगल की, वो +1 और -1 के बीच में पड़ती हैं। तो आप देख रहे होंगे, एक इंटरवल आपका ये, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, ये है इंटरवल। तो इस इंटरवल में ये वैल्यूज, इस इंटरवल में फिर यही वैल्यू रिपीट होते हैं, इस इंटरवल में फिर यही वैल्यूज रिपीट होती हैं। ठीक है, ठीक हो गया? तो कहने का मतलब हुआ कि यदि मैं केवल इतना इंटरवल ले लूं, इतना इंटरवल ले लूं,
क्योंकि इस इंटरवल में जो वैल्यूज हैं वो प्रत्येक एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग अलग है, वो मल्टीवैल्यूड नहीं हो रही है। मतलब -90 से -90 के बीच में, +90 से -90 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं एक्स की, उन सब पर साइन एक्स का मान अलग अलग है। ठीक है, किन्हीं दो कोणों के लिए, जैसे 30 के लिए कितना 1/2 और 60 के लिए कितना स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ऐसी +90 और -90 के बीच में एक्स की जितनी वैल्यूज होंगी, जितने कोण आप लेंगे, हर कोण का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एंगल के लिए साइन एक्स की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, और जैसे यहां बढ़ेंगे फिर वही वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, पीछे की तरफ आएंगे वही वैल्यू रिपीट हो जाएंगी। तो जैसे मैंने ग्राफ बनाया π/2, पाई यहाँ पर 3π/2, 2π, तो ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन हो गए, एक दोलन हो गए यहाँ पर वन ऑसिलेशन। फिर देखो कर्व वहीं से शुरू हो गया, यहां से देखो ये अगला 4π हो गया। यहाँ पर π/2 और प्लस करिए, यहाँ π/2 और प्लस करिए, π/2 और प्लस करिए, यहाँ पर क्या हो गया 4π हो गया। मतलब यहां से लेकर के कर्व का एक पार्ट हो गया इतना, और यही फिर रिपीट में है। जो वैल्यूज साइन एक्स के आ रही है ऊपर ऊपर, जो वैल्यूज आपकी साइन एक्स के ऊपर ऊपर आ रही हैं, जो वैल्यूज यहां मिल रही है वो वैल्यूज तो इसमें मिल रही है। तो यदि मैं केवल यहां तक ही सीमित कर दूं, कहां तक, +π/2 से -π/2 के बीच में, किसको, साइन को। मतलब मैं साइन एक्स की वैल्यू केवल किसमें लूं, देखिए और क्लियर में देखिए, आप धीरे धीरे आप क्लियर की ओर जा रहे होंगे कि वैसे इन जनरल जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके प्रतिलोम नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल के बाद इनमें रिपीटिशन होता है और फिर वही वैल्यू आती रहती है। परंतु हमने एक निश्चित इंटरवल ले लिया। यदि मैंने f(x) sin x लिया और sin x की वैल्यू यहां है, और मैंने -π/2 < π/2 ले लिया, x की वैल्यू मैंने π/2 और -π/2 के बीच में, या π/2 और -π/2 इतना ही लिया, तो आप देखेंगे कि इस इंटरवल में x की प्रत्येक वैल्यू के लिए f(x) की अलग मान होगा। प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग मान होगा x की प्रत्येक वैल्यू के लिए। मतलब प्रत्येक कोण के लिए जो कि -90 और -90 के बीच है, प्रत्येक एंगल के लिए साइन एक्स का अलग अलग मान होगा। तो ऐसी स्थिति में इस इंटरवल में केवल इतने में ही सीमित कर दें इसको। ठीक है, इसका डोमेन केवल इतना ही बनाएं, तो तभी क्या बन जाएगा, ये 1/1/2 हो जाएगा। अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे आप, एट सच दैट आपने पढ़ा साइन, या आपने पढ़ा मैं आपसे कह रहा था f(x) मैं क्या लिख रहा था, साइन एक्स लिख रहा था ना। तो फलन क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक हो गया। r मैप डाउन टू कितना, -1 से 1। अभी तक तो ऐसा पढ़ रहे थे हम, परंतु यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं, अब r तो अनंत वैल्यू लेता है ना, तो जब वैल्यू यही आनी है, तो मैं यदि इसको ऐसा कर दूं, साइन को -π/2 से π/2 के बीच में कर दूंगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में भी यही वैल्यू लेगा वो। तो तभी क्या बन जाएगा, ये आपका 1/1/2 1/1/2 एक आच्छादी। ये फंक्शन आपका एक आच्छादी बन जाएगा। जब मैंने डोमेन को कहां शिफ्ट कर दिया, डोमेन को मैंने केवल इतना इतना वाला पार्ट लिया, बस ये सब छोड़ दे, क्योंकि यहां से भी फिर वही रिपीटिशन वैल्यू आ रही है, यहां से भी फिर वही रिपीट में वैल्यू आ रही है। तो इतना छोड़ दे, सब छोड़ दिया, केवल इतना वाला लिया, ये -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये जो फंक्शन आपका है f(x) = sin x वाला फंक्शन जो है वो क्या बन जाता है, 1/1/2 हो गया, एक आच्छादी हो गया। एंड इफ द फंक्शन इज 1/1/2, it means certainly it has an inverse function। ठीक है,
यदि फलन आपका 1 1 on 2 हो गया तो निश्चित रूप में इसका प्रतिलोम निकलेगा। अब समझ गए आप, पूरी कहानी बन गई है कि वैसे इन जनरल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक एक नहीं होते, ये बहुएक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका प्रतिलोम नहीं निकलता। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मल्टीवैल्यूड फंक्शंस, दे आर नॉट 1 1, सो देयर इनवर्स can't exist. We can't find the inverse of these functions. But if you restrict their domain, or particularly if I say about sin x, if I restrict the domain within this, then this function become 1 1 on 2. This function becomes 1 1 on 2. और जो function 1 1 on 2 हो गया, then the inverse will exist. ऐसी स्थिति में इसका प्रतिलोम होगा, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बन जाएगा फिर ये, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये बात होगी। अभी थ्योरी बताने आपको जरूरी थी, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, अभी तो केवल मैं साइन पे चल रहा हूं ना, फिर कॉस पे भी चलेंगे, ठीक है, कॉस पे चलेंगे, टेन पे चलेंगे, सेक पे, कोसेक पे। तो सबके केस में ऐसे ही है, आपको डोमेन को किसी सर्टेन इंटरवल में लेना होगा, किसी डोमेन की कुछ सर्टेन वैल्यू लेनी पड़ेगी, कोई सर्टेन इंटरवल वहां इंसर्ट करना पड़ेगा, डोमेन का कोई एक इंटरवल लेना पड़ेगा। उसके लिए वो फंक्शन आपका 1 1 बन जाता है, 1 1 on 2 हो जाता है और इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि साइन का इनवर्स तब निकलेगा जब हमने क्या किया, उसको कहाँ रखा, आपने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मैं कह रहा हूं x कहाँ है, -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, और साइन एक्स आपका यहां है, तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बनेगा। तब जाकर के ये फलन आपका 1 1 on 2 हो जाएगा, एक एक आच्छादित हो जाएगा और इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ये देखिए कि जब आप इसका इनवर्स बनाएंगे, अभी तक तो क्या हो रहा है, यदि मैं इतने पार्ट का देखूंगा, आप क्या लिख रहे थे, साइन आर की मैपिंग लिख रहे थे -1 1 पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको साइन, मैंने कहा आर की जगह मैं केवल कौन सा ले रहा हूं, ये वाला इंटरवल, -π/2 से π/2 के बीच में, केवल इतना ही इसको ले रहा हूं, इसको इतने पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तभी 1 1 हो जा रहा है। नहीं तो ये क्या हो जा रहा है, मैन वन फंक्शन बन जाएगा, तो इनवर्स नहीं निकलेगा। मुझे इनवर्स भी चाहिए, क्योंकि मैं चैप्टर में पढ़ रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, इतना लेना पड़ेगा। अब मैंने आपसे कल बताया था कि f such that x मैप डाउन y, यदि फंक्शन मेरे पास है और यदि f आपका क्या है, 1 1 on 2 है, एक आच्छादी है, तो f इनवर्स इसका निकलेगा, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। और वो f इनवर्स कैसे होगा, f इनवर्स सच दैट y मैप डाउन x होगा, f इनवर्स सच दैट y मैप डाउन x। यदि 1 1 f क्या है, 1 1 on 2 है, एक आच्छादी है, इसका प्रतिलोम होना है, f इनवर्स होगा। और f इनवर्स कैसे निकलेगा, इस y से मैपिंग कहां जाएगी, x की तरफ जाएगी, f इनवर्स सच दैट y मैप डाउन टू x। तो वही बात यहां पर भी है, यदि मैं इसका क्या निकालूंगा, इनवर्स निकालूंगा। मैं इनवर्स निकाल सकता हूं, अब मैं इसका प्रतिलोम निकाल सकता हूं, तो कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स इस रूप में सच दैट। अब देखो इसका डोमेन है, इसका रेंज है, इस फलन का डोमेन है, रेंज है। जब इनवर्स करेंगे तो जो ये रेंज है डोमेन बन जाता है, ये डोमेन बन गया, ठीक है, और जो पहले डोमेन था वो रेंज बन गया, ठीक है, इंटरचेंज हो गए। जैसा इसका कोई एलिमेंट आपका ए बी था, इसका कोई एलिमेंट ए बी था, एक्स एलिमेंट ए का है, ठीक है, और ये बी एलिमेंट किसका है, वाई का है।
ए एलिमेंट x का है और बी एलिमेंट y का है। जब मैं इनवर्स बनाऊंगा तो ये बी ए हो जाएगा, बी ए, y यहाँ आ गया और x यहाँ आ गया। वही बात यहाँ पर होगी, जब मैं साइन इनवर्स करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा -1 से मैप डाउन टू -π/2 से π/2, ऐसा मैप डाउन होगा। इनवर्स फंक्शन इस रूप में मैप डाउन होगा, इनवर्स फंक्शन इसका इस रूप में निकलेगा। अब इसमें बहुत कुछ आपको बताना बाकी है, ठीक है। अब जो ये -π/2 से π/2 है, इसका नाम क्या बोला गया है? इसको बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। याद रखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा। अब ध्यान रखना इसको, मुख्य मान शॉर्ट में मुख्य मान भी कह सकते हैं आप, मुख्य मान भी कह सकते हैं शॉर्ट में, या मुख्य मान शाखा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन के लिए ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी था π/2, 3π/2, फिर इधर -π/2 -3π/2। हमने केवल इसको लिया तो इसको बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि इसी में इस ब्रांच हो, चाहे इसके अगली ब्रांच कौन सी थी, π/2 से 3π/2 अगली ब्रांच थी, ठीक है, या इससे पहले वाली ब्रांच कौन थी, -3π/2 से -π/2। इन सब ब्रांचों में ये आपका वैल्यू क्या दे रहा था, ये दे रहा था। आपने ये वाली ली ना आगे वाली ली ना इसके पीछे वाली, बीच वाली ये ले ली मैंने, इसको हमने क्या कह दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा। तो जितने भी अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये 6 जो हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स होंगे, उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखने हैं बाय हेड। तरीका भी बताऊंगा, मुख्य मान शाखा आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपसे ये पूछा जाएगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, मुख्य मान। तो जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू कौन से हो जाएगी, इसके बीच में जो वैल्यू पड़ेगी वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, और ये पूरा ब्रांच के रूप में कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा। किसका निकला, ये किसका है, इस साइन इनवर्स का है, ठीक हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या है। थोड़ा सा इसका साइन का जरा ग्राफ भी आपको बता देता हूं, ग्राफ आप कैसे खींचते हैं, ठीक है। अब मैं इसका तो मैंने इनवर्स फंक्शन आपको बता दिया कि साइन का इनवर्स फंक्शन होता है साइन एक्स इज इन्वर्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यदि आप वैल्यू ले रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, केवल उतने के अंदर देख रहे हैं, तो आपके पास इन फंक्शन का इनवर्स निकल जा रहा है, ठीक है। तो यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका जब आप इनवर्स करेंगे, यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। और जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा साइन इनवर्स y, ठीक हो गया। ये साइन एक्स है, साइन इनवर्स y। तो यदि मैं वेरिएबल a के रूप में देखूं तो एक आपका साइन इनवर्स x हो गया। यदि आप दो कर्वों का ग्राफ खींचेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इनका यदि आप ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का यदि आप ग्राफ बनाते हैं, तो आपको किस रूप में ग्राफ मिलेगा, आप देखिए।
y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वैसे तो वो ऐसा होता है, देखिए इस रूप में चलता है, ठीक है, यूं ये चलता रहेगा। ये है y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ, ठीक हो गया। यहां पर आपका क्या है, पाई बाई टू, यहां पर आपका पाई है, यहां पर आपका 3 पाई बाई 2, यहां पर आपका 2 पाई है, फिर पाई बाई 2 ऐड करते रहिए आगे, ऐसी ऐसी ये नेगेटिव में चला जाएगा। यहां पर ये -पाई बाई 2, यहां पर -पाई, ये -3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा -2 पाई, ठीक है। आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये 1, और साइन -पाई बाई 2 की वैल्यू -1। तो कभी भी साइन एक्स का मान +1 और -1 से बड़ा नहीं होता है। इसी के बीच में, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं ना इसको, ठीक है, उच्चतम विस्थापन ये, तो ये +1 और -1 ही होगा, इससे ऊपर इसका एम्पलीट्यूड नहीं जाएगा, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ। यदि आप इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे अंडरस्टैंड, तो मैं इधर बना देता हूं, देखिए ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है, अभी तो शुरुआत हो रही है, ठीक है, अभी तो आपकी शुरुआत है। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ आपका कैसे होना है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, देखिए ये तो मैंने एक्स एक्सिस मानी हुई थी, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस थी, इसका ग्राफ आपका कैसे आता है, यूं, किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू +1 यहां पर हो जाती है, और इस नेगेटिव के लिए, मतलब ये आपका हो गया पाई बाई 2, यहां पर आपका हो गया पाई, यहां पर हो गया 3 पाई बाई 2, यहां पर हो गया 2 पाई। ये दो जब नीचे जाते हैं तो ये -पाई बाई 2, यहां पर -पाई, ठीक है, ठीक हो रहा आपको, यहां पर -3 पाई बाई 2, ये -3 पाई बाई 2, यहां पर -2 पाई, ठीक है। और इधर जो है साइन पाई बाई 2 +1 और साइन -पाई बाई 2 यहां पर ये -1, ठीक है। तो इतने के लिए ये इतने वैल्यू के लिए, इतने वैल्यू मतलब +पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, ये तो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा मान, मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा कौन सी, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इतने में सब वैल्यूज आ जाएंगी, यहां से लेकर के -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। यहां पर पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू है, प्लस, -पाई बाई 2 पे कितनी है, यहां -1, तो +1 और -1 के बीच सारी वैल्यूज आ जाएंगी साइन की, ठीक है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, सब वैल्यूज पड़ जाएंगी +1 और -1 के बीच में, और +पाई बाई 2 और -पाई बाई 2 के बीच में सब एंगल सब वही आ जाएंगे, +पाई बाई 2 और -पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। इतने में ही पूरा आ जाएगा, बाकी तो रिपीटिशन का मामला है, ठीक हो गया ये। अब आप देखिए, यदि मैं इसका दोनों ग्राफों को मिलाऊं, ये तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है, ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ, और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो जो ये लाइन मेरे पास होती है y इक्वल टू एक्स वाली, ये लाइन आपका मिरर इमेज बनती है, समझ में आ रहा है।
मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहां से आपका कर्व जो आएगा इस टाइप से आएगा, यूं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक कर्व आगे की तरफ बढ़ता जाएगा यूं, ये कर्व आपका आएगा साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स है और ये आपका साइन इनवर्स एक्स है। तो यदि यहां पर आप दर्पण रखेंगे, मिरर रखेंगे, ठीक है, तो इसकी सेम इमेज आपको यहां दिखेगी, इसलिए ये मिरर इमेज है इसकी। कहने का मतलब हुआ कि इस कर्व पर जो पॉइंट ए बी है वही पॉइंट इस कर्व पर आपको बी के रूप में मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये आपने ठीक से देख लिया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स के लिए क्या आप लेंगे। ठीक हो गया? ऐसी कॉस के लिए होता है। कॉस की वैल्यू आपके, देखिए कॉस के लिए भी देख लेते हैं, तब आगे कल चलाएंगे इसको। ठीक है, कॉस के लिए क्या होता है? कॉस के केस में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज 1। आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स की जो वैल्यू पड़ती है ये भी डियर स्टूडेंट +1 और -1 के बीच ही होती है। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। कॉस एक्स की अधिकतम वैल्यू आपकी 1 और मिनिमम वैल्यू आपकी -1। बाकी सारी वैल्यूज आपकी +1 और -1 के बीच आएंगी। कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती और -1 से छोटी और +1 से बड़ी कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये वैल्यूज पड़ेंगी कहां? x के किस मान के लिए? जब x बिलोंग्स टू 0 to π होता है तब जाकर के ये वैल्यू आएगी। cos 0 आप जानते हैं, cos 0 हुआ आपका 1 और cos π हुआ आपका -1। तो cos π पे -1 और cos 0 पे +1। तो यदि मैं यहां ये इंटरवल देखूं 0 to π या π से 2π, ठीक है दोस्तों, या यदि इधर बाईं ओर देखूंगा, ठीक है, -π से -2π की तरफ चलूं, π से 2π -2π, ठीक है, पाई ऐड करते रहिए आप, आगे की ओर कितना हो जाएगा वो आपका बन जाएगा 0 to -π, ठीक है, 0 to -π, cos 0 +1, cos π -1, cos π -1, cos 2π +1, cos 0 +1, cos -π -1। ठीक हो रहा है? तो इस पर भी और आगे चलिए आप, 3π 2π 3π, 2π से 3π, फिर 3π से 4π, सेम वैल्यूज रिपीट होंगी। इसलिए एक ये ब्रांच ले लेते हैं, ये वाली। इस ब्रांच में क्योंकि आप देख रहे हैं इस पर जो cos x की वैल्यूज आएंगी +1 और -1 के बीच होंगी। +1 मैक्सिमम आएगी, -1 मिनिमम वैल्यू आएगी और बाकी वैल्यू 1 और -1 के बीच होंगी। फिर +90 से सॉरी cos π और cos 0 के बीच हो रहा है ना, cos 0 और cos π के बीच में +1 और -1 वैल्यूज आ रही cos की। ठीक, बाकी 0 और π के बीच में जितने कोण हैं, जितने एंगल होंगे, उन सब एंगल्स पे cos x की वैल्यू अलग अलग होगी, जो कि +1 और -1 के बीच में हो, मतलब रिपीटिशन वहां नहीं होगा। ठीक है, परंतु यहां देखो जो वैल्यूज यहां आ रही थी वही वैल्यूज यहां नहीं आ रही। तो यदि मैं इसको बढ़ा दूं यहां से लेकर यहां तक, तो आपको दो वैल्यूज का इमेज एक मिलने लग जाएगी, फिर मल्टी वैल्यूड हो जाएगा, बहु एक फलन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर जब एक नहीं रहेगा तो प्रतिलोम नहीं निकलेगा, तो इसका इनवर्स निकले, इसलिए मैं इसको केवल इतना लूंगा। तो cos x के लिए आप देखेंगे 0 to π आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और कॉस के बारे में आपने क्या पढ़ा है? कॉस के बारे में आपने पढ़ा यदि आपके पास y इक्वल टू कॉस एक्स है तो आपने पढ़ा कॉस सच दैट आर मैप डाउन टू -1 1, ऐसा पढ़ा आपने। जब मैं अब इसका इनवर्स लूंगा कॉस इनवर्स सच दैट, तो ये डोमेन बन जाता है, ये रेंज बन जाएगा, तो -1 से 1 कहां तक? 0 से पाई लेना पड़ेगा। आर नहीं ले सकेंगे, आर इसलिए नहीं ले सकेंगे कि ये फलन क्या बन जाएगा? मल्टी वैल्यूड बन जाएगा, वो एक बन जाएगा, फिर इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा, मतलब प्रतिलोम नहीं निकलेगा। इसलिए प्रतिलोम के लिए, इनवर्स के लिए केवल इतना ही आप लेंगे, केवल इतने के बीच में ही, केवल इस इंटरवल के लिए ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो साइन वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपने देखी थी -π/2 से +π/2 और कॉस का 0 से पाई। बाकी का कल करेंगे और कल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।